हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। कम समय में बेहतरीन कंटेंट के साथ क्विकली हम लोग समझेंगे आज की करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। कल का हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया और पीएमजेएवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। और अभी ओडिशा राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा राजस्थान सरकार को राज्य की सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। और अनुराग अग्रवाल जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं, इनको संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। ये तीसरा संस्करण था। चापचार कूट महोत्सव ये मिजोरम में आयोजित हुआ और कल मैंने महोत्सव और मेले पर वीडियो दी वादे के अनुसार, तो कल शाम को वो वीडियो अपलोड हुई थी। आप जो लोग जरूर जाकर के चैनल पर देखिएगा। आप ये जो टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की गई है ना, इसको भी देखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक आपका कवर कराया जा रहा है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। एफआईएच ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप नाम की कॉफी टेबल बुक नवीन पटनायक जी ने लॉन्च की। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। ये झारखंड में है, सिंदरी में। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अजीज कुरैशी जी का निधन हो गया। ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। टॉप 11 है, सॉरी, जिनका आपने रिवीजन किया है क्विकली 1 मिनट में, है ना। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको रोजाना की तरह एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। अगर हमारा कोई पेड कंटेंट चाहिए आपको, तो आप एमजेटी के वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के ले सकते हो। एमजेटी ऐप के बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर है। अभी कल आप लोग की डिमांड पर हिस्ट्री का वीओडी बैच लॉन्च किया गया है। मतलब कि हिस्ट्री जो मैंने पूरा पढ़ा रखी है, पूरा प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, उसके लिए एक इंडिविजुअल कुछ लोग का डिमांड था कि केवल हिस्ट्री का चाहिए, तो वो भी बैच लॉन्च हो चुका है। जिनको चाहिए वो जाकर ले सकते हैं। इससे बेहतर हिस्ट्री का बैच आपको शायद ही मिल जाए इस प्राइस में। प्राइस का बात छोड़िए, इससे बेहतर कंटेंट ही नहीं मिलेगा। दक्षिण भारतीय राजवंशों को भी कवर कराया गया है। टोटल 55 से 57 क्लासेज उसमें हैं। ठीक है, तो आप जाकर के ले सकते हैं। वीओडी फॉर्म में है, मतलब कि पूरा पूरा क्लास अभी भी अवेलेबल है, सबकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो आप डे 1 से पूरा पूरा पढ़ ले सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य के स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ओडी सर्व लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट ओडी सर्व जो है, ये अभी हाल ही में ओडिशा में लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। यहाँ पर ओडिशा के राज्य के जो स्नातक हैं, स्नातक बोले तो जो डिग्री धारक होते हैं या कहें ग्रेजुएट्स जो होते हैं, तो जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए प्रोजेक्ट ओडी सर्व लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट ओडी सर्व क्या है? देखो, ओडी का मतलब ओडिशा, सर्व मतलब कि सर्विस या सर्वेंट, जो भी मतलब आप समझ लो, जो सर्विस करेंगे। इसका उद्देश्य यही होगा कि ओडिशा के जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको स्किलफुल बना करके उनको सर्विस में लाया जाए। इसके लिए ये 100 दिनों का ये एक कार्यक्रम टाइप का शुरू किया कि 100 दिनों में स्किलफुल बनाएंगे और उसके बाद उनको कहीं न कहीं सर्विस दिलाएंगे। तो अभी तक 1100 छात्रों को इस प्रोजेक्ट ओडी सर्व के तहत पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। जैसे जब कोई भी गवर्नमेंट होती है, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा योजना लॉन्च करना होता है उसे, तो वो क्या करती है, पहले पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। यानी कि उस योजना को पहले थोड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर लॉन्च करके देखती है कि उसका रिजल्ट कैसे आता है। और साथ ही साथ उसी में पता भी चल जाता है कि क्या सुधार करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, है ना। ये ठीक तरीके से बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो उसी पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये लोग 1100 छात्रों को इसके तहत पहले ही प्रशिक्षित कर चुके हैं। अब ये उड़ीसा भर में लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 बातें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया है। कहां पर? संबलपुर में। संबलपुर, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही मैंने यही संबलपुर में ही बताया था कि देश का पहला कौशल भारत केंद्र स्थापित किया गया है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। देश का पहला है कौशल भारत केंद्र या कहें स्किल इंडिया सेंटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओडिशा के बारे में हम लोगों ने अभी कल बात किया था अच्छे से, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री के बीच अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया? तो देखो, पीएम मोदी और मॉरिशस के जो पीएम हैं प्रविंद जगन्नाथ, इन दोनों के बीच में अभी एक समझ लो कि मीटिंग हुई और उस मीटिंग में अगालेगा द्वीप पर एक समझौता हुआ, एक नई हवाई पट्टी का। एक चीज समझिएगा,
और मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा मॉरिशस को। वैसे अभी मैं जूम करूंगा दिखेगा भी नहीं मैप में, इतना छोटा देश है। अफ्रीका महाद्वीप के पास में थोड़ा सा है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो वो मॉरिशस जो देश है वो भी इंडियन ओशियन में ही पड़ रहा है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले मालदीव से अपने रिश्ते खराब हुए। खराब क्या हुआ है, मालदीव जो है थोड़ा सा ज्यादा करीबी हो गया चाइना का, क्योंकि जो उसके नए प्रेसिडेंट आए हैं वो प्रो चाइना है। तो फिर चाइना जो है ऑब्वियस सी बात है वहां उनसे कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो हिंद महासागर में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में इंडिया का जो काफी करीबी था मालदीव, उससे रिलेशन जब गड़बड़ हुए, तो अगर आप मैप में देखोगे तो मालदीव के और नीचे आओगे तो वहीं पर पड़ता है मॉरिशस। यहाँ पर मॉरिशस में अब भारत नई हवाई पट्टी बना रहा है। क्यों? क्योंकि याद होगा आपको, ये भी मैंने बताया है, जो लोग रेगुलर फॉलो करते होंगे करंट अफेयर को बिल्कुल पता होगा कि मालदीव वगैरह ने ये भी अनाउंस किया कि भारत की सेना यहाँ से जाए। यहाँ पर जो भी अपना जो सेनाओं को यहाँ पर रखें, कुछ 80 सैनिक वहां पर थे भारत के, उनको यहाँ से ले जाएं, अपने सिप वगैरह यहाँ से दूर करें। और बदले में वहां पर अब चाइना का आधिपत्य हो गया, तो यानी कि चाइना के वो करीबी हो गए। ऐसे ही अब हम लोग जब यहाँ हवाई पट्टी अपने बना रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर अपनी पैठ मजबूत करेंगे। और तो सुरक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में भी हम लोग की पकड़ और मजबूत होगी, क्योंकि ये भी इंडियन ओशियन में है। हाँ, थोड़ा सा और नीचे है, मतलब अफ्रीका के सटा हुआ ये है। मेडागास्कर आप देखोगे उसके पास में है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर उस रीजन में तो ये सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा ही। तो भारत और मॉरिशस ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डील करी हुई है। देखो कोई कोई डील होती है ना कि डील छोटी ही है, लेकिन ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हुई है कि वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, मालदीव से भी अपने बहुत बड़ा ट्रेड नहीं होता था, बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन वो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है मालदीव, जिसका हम लोग को जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि वहां पर अगर हम लोग अपना सुरक्षा नहीं बढ़ाएंगे, तो इधर से चाइना जो है वो घेरता ही चला जाएगा। इधर आपने देखा हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में ऐसे ही हुआ था, है ना। तो इसीलिए ये जो अगालेगा द्वीप है ये भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। तो समुद्री सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाएगी। और ये मॉरिशस वगैरह छोटे देश हैं, तो इनको भारत वित्तीय सहायता भी करता है। आपने बजट में भी देखा, मैंने बताया था कि भारत जितने भी अपने लगभग लगभग पड़ोसी देश हैं उन सबको वित्तीय मदद करता है, चाहे वो भूटान हो चाहे मालदीव हो। और पाकिस्तान को छोड़ करके, पाकिस्तान खुद ही नहीं लेना चाहता है, एटीट्यूड है भाई। और श्रीलंका वगैरह को, इनको सबको भारत देता है डोनेशन। ऐसे ही यहाँ पर भी डोनेशन और कुछ समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए समझौते हुए हैं। बात समझ में आई। कुछ दिन पहले ही मॉरिशस में भी यूपीआई सिस्टम लागू हुआ था। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर क्या यूपीआई अभी जो फ्रांस में लागू हुआ है, तो क्या मतलब वहां पर रुपये में पेमेंट करेंगे कि यूरो में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। देखो, आप अगर यूपीआई ऐप में अपने जाओगे तो अब एक नया फीचर आने लगा है। जैसे फोन पे अभी अगर आपके पास है मान लो, या गूगल पे है, तो उसमें आप जाओगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा इंटरनेशनल यूपीआई करके। तो उस इंटरनेशनल यूपीआई में जाओगे ना, तो वहां पर आपको उस देश की करेंसी भी मिलेगी जहां पर आप ट्रांजेक्शन करना होगा आपको, और इंडियन रुपी का भी ऑप्शन मिलेगा। तो वो बाय डिफॉल्ट उसी में कन्वर्ट होकर के वहां पर पे होगा। तो वो जैसे आईफल टावर देखने जा रहे हो, वहां पर यूपीआई पेमेंट करना है टिकट वगैरह लेने के लिए, तो वहां आप यूरो में भी कर सकते हो, चाहे रुपी में भी कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली वहीं से इंटरनेशनल पेमेंट के जरिए वो अपने आप ही कन्वर्ट होकर के पे होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। रुपे डेबिट कार्ड भी यहाँ पर सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। मॉरिशस की बात करें तो पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, और यहाँ की रूपी भी है मॉरिशियस रूपी। ठीक है ना, यहाँ की करेंसी जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने किस राज्य में सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने के लिए 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो देखो, अभी केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर यूनिट्स स्थापित करने के लिए 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये दो सेमीकंडक्टर जो यूनिट्स हैं, ये 2 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, गुजरात में और असम में। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। गुजरात में 2 यूनिट स्थापित किए जाएंगे और असम में 1 यूनिट स्थापित किया जाएगा। इन 2 यूनिट में एक टाटा ग्रुप स्थापित करेगा गुजरात में, और एक टाटा ग्रुप स्थापित करेगा असम में। और एक जो गुजरात का दूसरा वाला यूनिट है वो एक दूसरी कंपनी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये सेमीकंडक्टर यूनिट है क्या, पहले इसको समझ लो तब आगे बढ़ते हैं। देखो, सेमीकंडक्टर यूनिट्स मतलब यहाँ पर सेमीकंडक्टर की हो सकता है प्रोसेसिंग की जाए, प्रोड्यूसिंग किया जाएगा। प्रोड्यूसिंग मतलब कैसे किया करेंगे, हम लोग के पास तो सेमीकंडक्टर का भंडारण उतना है नहीं, तो हम लोग इससे जो बनने वाली जो चिप्स हैं, चिप मतलब कि मेमोरी कार्ड ले सकते हो, या आप आईसीज वगैरह ले सकते हो, ये सभी चिप जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, इन सब का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा। सेमीकंडक्टर का एक सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है।
आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया हुआ है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर पॉलिसी की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन लागू नहीं हुआ था पूरी तरीके से, क्योंकि यही सब कुछ यूनिट जो है, कुछ डील जो है रुकी हुई थी। उत्तर प्रदेश जो है पहले से आगे आकर के कूद गया और उसने कहा हम लागू कर दिए हैं। मतलब सरकार के लेवल पर उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना भारत का जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू कर दिया है। ये भी अब लागू कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर की यूनिट ये स्थापित कर रहे हैं, मतलब बड़े पैमाने पर। तो गुजरात में 2 यूनिट सेमीकंडक्टर की स्थापित होगी, जहां पर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनेंगे, चिप्स बनेंगी, मेमोरी कार्ड, आईसीज वगैरह ये सब बनेंगी, ट्रांजिट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह बनेंगे। और एक जो बनेगी असम में बनेगी। तो यहाँ पर देखो, मुरुगप्पा जो समूह है इसने एक बनाने की घोषणा की है, इसी का सीजे पावर है यूनिट, और एक टाटा ग्रुप बनाएगा, और टाटा ग्रुप एक असम में भी बनाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड टीपीएल प्लांट इसका ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिल करके बनाएगा। ताइवान से डील हुई है। ताइवान आपको बता दें 80% दुनिया में अगर सेमीकंडक्टर का जब व्यापार होता है, सप्लाई होता है, तो 80% जो है वो ताइवान से आता है सेमीकंडक्टर। इतना ज्यादा महत्व रखता है ताइवान। ताइवान एक छोटा सा देश है, चाइना इसको कब्जे करने के पीछे लगा रहता है हमेशा, है ना, चाइना के बगल में। तो इन तीनों यूनिट्स में 1,26,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। तो यहाँ पर मोटा मोटा मैंने कौन कौन सा फैक्ट आपको बताया। एक तो जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहला राज्य कौन बना सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला, तो आप उत्तर प्रदेश बता दोगे। दूसरा पॉइंट, कितने यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं, 3, 2 गुजरात में, एक असम में। किस किस कंपनी के द्वारा, तो आप एक बताएंगे टाटा ग्रुप के द्वारा और एक मुर्गप्पा ग्रुप के द्वारा। ठीक है जी, और कितना निवेश, ये इतना है। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया। स्वदेशी रूप से बना हुआ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है ये, और अभी हाल ही में इसको बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है, और कई सेक्टर में ये भी फैली है, जैसे टाटा ग्रुप है ना, वैसे ये भी है। तो जैसे कि मैं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताऊं, उसको भी इन्होंने ही बनाया था, और बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इनका हाथ रहता ही है। लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी के नाम से जो ज़्यादा फेमस है, तो इसने कमीशन किया है इंडिजीनियसली बिल्ड, यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर इन हजारिया। हजारिया में ये स्थापित किया गया है। हजारिया कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात के हजारिया के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में स्थापित किया गया है। 1 मेगावाट की क्षमता होगा, आगे 2 मेगावाट तक इसको एक्सटेंड किया जा सकेगा। रेटेड बिजली क्षमता वाला इलेक्ट्रोलाइजर 200 नैनोमीटर क्यूब पर हावर हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। अब देखो, हाइड्रोजन जो है इसे फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं, भविष्य का ईंधन जानते हैं, ठीक है ना। साइंस में वन लाइनर क्वेश्चन बनता है आपका, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो जीरो कार्बन एमिशन करता है, मतलब कार्बन का एमिशन ही नहीं करता है, साथ ही साथ ना इससे कोई आवाज आती है, तो इसीलिए इसे फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। लेकिन कहोगे आप कि इसीलिए बस फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, अभी का फ्यूल क्यों नहीं कहते हैं। क्योंकि अभी इतना अपने पास इक्विपमेंट इतना अच्छा बेहतरीन बन नहीं पाया है जो हाइड्रोजन को कंट्रोल कर सके। जी हाँ, हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है, इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। यही वजह है कि आज तक जो है बहुत ही कम गिने चुने, मतलब अब तो चलो ठीक है, अब बहुत जगह आप सुनने को भी आपको मिल रहा है, हाइड्रोजन नौका चल रही है नॉर्वे में, उसके बाद फिर हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जर्मनी में शुरू की गई। ऐसी चीजें जो हैं ये अब सामने आ रही हैं। अब तक क्यों नहीं आई इतने सालों से, हाइड्रोजन खोज तो बहुत पहले हो गई थी। तो अब तक इसीलिए नहीं है क्योंकि इनको कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा था। तो अब जो जो है हाइड्रोजन को धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है, हाइड्रोजन का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसीलिए इसे कहा गया था, सोचा गया था कि भाई भविष्य में हम लोग जरूर इसको कंट्रोल करने की कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बना लेंगे, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा गया है ना। तो अब देखो, जब भविष्य में इस ईंधन की जरूरत पड़ने वाली है तो इसका उत्पादन भी जरूरत है, तो इसकी के उत्पादन के लिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो है ये बनाया जा रहा है। समझ में आई बात। तो एलएनटी के बारे में अगर बात करें, मोटा मोटा 1946 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और एमडी और चेयरमैन है एसएन सुब्रमण्यम साहब। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी स्थापना को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसका मुख्यालय भारत में बनाया जाएगा। देखो, जब भी हम लोग इंटरनेशनल की बात सुनते हैं ना, तो अपने अंदर ये आ जाता है कि यार इसका मुख्यालय भारत में तो नहीं होगा, हो सकता है जिनेवा में हो सकता है अमेरिका में हो सकता है किसी और देश में हो, है ना। भारत में इंटरनेशनल का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो मुख्यालय नहीं होता, लेकिन अब चीजें थोड़ा सा बदल रही हैं।
आपने देखा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में है अपने, ठीक है ना। ऐसे ही ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। पहले बिग कैट क्या होता है इनको समझा दूं। बिग कैट मतलब जो आप बिल्ली देखते हो, कैट, बिल्ली मौसी, उन्हीं की तरह दिखने वाले जो बड़े जानवर होते हैं, जैसे जैसे बाघ, चीता, शेर, तेंदुआ, ये सभी बिग कैट्स कहलाते हैं। तो ये सभी जो बिग कैट्स हैं, इनका एक अलायंस के लिए, इनके संरक्षित करने के लिए एक अलायंस ग्रुप बनाया जा रहा है। ये भारत की ही पहल पर बनाया जा रहा है, इसलिए भारत ने कहा है कि भैया हेडक्वार्टर हम अपने यहाँ रखेंगे, है ना। क्योंकि हेडक्वार्टर बस ऐसे ही समझ लो, जैसे अपने अंदर हम लोग के अंदर ये आ रहा है कि यार हेडक्वार्टर यहाँ होता तो अच्छा लगता, ऐसे ही एक नाम बढ़ता है ना, ख्याति बढ़ती है ना, कि अगर भारत में हेडक्वार्टर रहेगा इस चीज का तो मतलब भारत इसको चीज को प्रमोट कर रहा है, भारत इसका सबसे बड़ा प्रस्तावक है। तो ऐसे ही भारत ने, और पीएम मोदी जी जो है 2019 से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, 2019 में भाषण किए थे इसके बारे में, घोषणा किए थे, 2023 में भी फिर से जिक्र किए, ठीक है। तो इस दौरान आईबीसीए के दौरान यहाँ पर देखो 7 प्रकार के बिग कैट्स आते हैं। 7 बिग कैट्स जो होते हैं, इनमें आप देखोगे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता है। इनमें से भारत में कितने हैं भाई? भारत अगर इस अलायंस की घोषणा कर रहा है, इसका गठन कर रहा है, इसका हेडक्वार्टर अपने यहाँ रख रहा है, तो क्या भारत उस लायक है? भारत में इनमें से कोई रहता भी है कि भारत इसका गठन ही करेगा? तो जी हाँ, 7 में से 5 भारत में पाई जाती हैं। अभी तक 4 पाई जाती थी, लेकिन चीता को भी लाया जाना शुरू हुआ, आपने देखा ना। देखो अब यही चीज समझो, इसकी स्थापना करना था 2019 में ही पहली बार इसके जिक्र आया इसका, लेकिन अपने पास केवल 4 थे, तो कहे थोड़ा थोड़ा सा एक और बढ़ाया जाए, तो चीता को भी लाया गया। सबसे पहले चीता कहाँ से लाया गया? ध्यान से सुनना, बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ से, मैं फटफट फटफट फैक्ट आपको बता रहा हूँ, तो आप लिखते चलना। बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं लिखी हैं, बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो उसको आप लिखते चलना, तभी मजा आएगा। कुनो नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क में क्या हुआ कि सबसे पहले नमीबिया से 8 चीते लाए गए, ठीक है जी। तो 8 चीते लाए गए, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है वहां पर। फिर 8 के बाद 100 और चीतों के लिए शुरू कर दिया गया, एक डील साइन हुई दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका देश से 100 और चीते लाए जाने थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके 10-10, 12-12 करके आने वाले कुछ सालों में लाए जाएंगे। तो इस प्रकार से चीतों की संख्या लगातार भारत में बढ़ाई जा रही है। कुनो नेशनल पार्क में ये सभी ला करके चीते स्थापित किए जा रहे हैं, मतलब कि रखे जा रहे हैं वहां पर, जी रहे हैं वो लोग। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इसके लिए प्रोजेक्ट चीता चलाया गया है, ठीक है ना। और प्रोजेक्ट टाइगर तो बहुत पहले से ही चल रहा है, आप जानते ही हो। टाइगर के मामले में सबसे ज्यादा जो टाइगर्स वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, और चीते के मामले में भी वो इकलौता राज्य है जहां पर चीते हैं, ठीक है ना। हाथियों के मामले में कर्नाटक है। तो ये 7 बिग कैट में फिलहाल 5 भारत में पाई जाती हैं। 2023-24 से 2027-28 तक के लिए 5, अगले 5 वर्षों के लिए भारत ने बजट भी रखा है 150 करोड़ रुपए का। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कुल मिलाकर के आईबीसीए भी हम लोग गठन करने जा रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर हम लोग भारत में ही रखने जा रहे हैं, ठीक है। अगला, ये अपनी पुस्तक है, बहुत सारे लोग जो हैं ऑर्डर कर रहे हैं, आप लोग भी ऑर्डर कीजिए। पुस्तक जनवरी से दिसंबर तक का संपूर्ण कवरेज लेकर के आती है। अमेजन पर अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में है, आप ऑर्डर करके अपने घर पर मंगा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगला, हाल ही में किसने स्वेलोइंग द सन नाम की पुस्तक लॉन्च की? तो स्वेलोइंग द सन नाम की पुस्तक लॉन्च की है दोस्तों अभी हाल ही में, किसने? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी इनका पूरा नाम है, और इन्होंने स्वेलोइंग द सन नाम से एक पुस्तक अभी लॉन्च की हुई है। ये कौन है? वैसे तो इनकी ये पहली पुस्तक है, लेकिन इनकी पहचान क्या है, ये कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव रह चुकी हैं, और साथ ही साथ में अभी के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है। तो हरदीप सिंह पुरी जी के ये पत्नी है। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लॉन्च की है, स्वेलोइंग द सन, इनकी पहली पुस्तक है, याद रखना। अगला, हाल ही में एफआईयू ने किस पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी हाल ही में एफआईयू ने, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने, पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पेटीएम के तो दिन आ गए, समझ लो अब इसका, समझ लो कि सब खत्म ही होने वाला है। पेटीएम पर गाज लगातार गिरती जा रही है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अब ये बात नहीं है कि जैसे 5 करोड़ बहुत ज्यादा है इनके लिए, बात एक होती है छवि खराब होने की। तो छवि लगातार गिरती जा रही है। अभी उधर आरबीआई ने बैन लगाया, आरबीआई ने पूरी तरीके से बंद ही कर दिया इनका पेमेंट बैंक। 15 मार्च से बिल्कुल नहीं हो पाएगा ट्रांजेक्शन। अभी तक है कि जो भी है पैसा निकाल सकते हो वगैरह। पहले तो 29 फरवरी लगाया गया था, लेकिन 15 मार्च तक बढ़ाया गया बाद में।
लेकिन अब इसने भी जुर्माना लगा दिया, और जुर्माना लगाने का जो जो तर्क है, मतलब जो कारण है ना, वो सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसका जो इंडिया में यूनिट है, इसने कहा है कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का उल्लंघन करना मतलब मनी लॉन्ड्रिंग आप कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब इनका प्लेटफॉर्म यूज हो रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, देखो क्या मेन बात क्या है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बना करके आपको दी थी। पेटीएम पेमेंट बैंक पर जब बैन लगाया गया था, फिर से समझ लो मुद्दा क्या है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर मेन लगाने का जो बैन आरबीआई का कारण ये था कि पेटीएम एक पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक भी एक बैंक ही की तरह होती है, लेकिन उसको कुछ लिमिट्स के साथ लॉन्च किया जाता है। किसी प्राइवेट कंपनी है कोई, या कोई अपना बैंक लॉन्च करना चाहता है, तो पेमेंट बैंक के रूप में छोटे स्तर पर उनको लॉन्च कर दिया जाता है, चलो ठीक है आप लॉन्च कर दो। कुछ पेमेंट बैंक है 7-8 ऐसे भारत में, लेकिन उन पर लिमिट लगाई जाती है कि आप इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, इतने ज़्यादा मनी रख नहीं सकते किसी अकाउंट में, कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं रख सकता है, ठीक है, कुछ लाख रख सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करोड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक दिन में। ये सभी लिमिट्स होती हैं, अलग अलग समय पर अपग्रेड भी होता रहता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर पाया गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए के अमाउंट्स एक एक अकाउंट्स में हैं, और इसमें लाखों ऐसे जो हैं, मतलब लाखों और हजारों के मामले में ऐसे ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पर एक ही पैन कार्ड का यूज हुआ है। मतलब एक पैन कार्ड केवाईसी का, उसका यूज करके हजारों अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जब आरबीआई पाया, आरबीआई इनको लगातार नोटिस पे नोटिस दे रहा था कि भाई ये चीजें गलत हो रही है, केवाईसी नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हो, नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, तो उन पर बैन लगाया गया है ना। आरबीआई जो है अगर किसी पर एक्शन लेती है तो उससे पहले कई बार जुर्माना लगाती है। आप अक्सर सुनते भी होंगे कि आरबीआई ने जुर्माना लगाया, जुर्माना। तो जुर्माना लगाना मतलब एक बार एक प्रकार से चेतावनी देना होता है, लेकिन जब बैन लगा दिया तो समझो बहुत बड़ा उसने गलती किया हुआ है। फिलहाल अगर पेटीएम पे बात करें, पेटीएम आप जानते हो विजय शेखर शर्मा इसके एमडी और सीईओ थे अभी तक, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये भी बात ध्यान रखना, विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है इसके बोर्ड से, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और पेटीएम जो है इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। 197 कम्युनिकेशन नाम से एक कंपनी है, वो इसकी पेरेंट कंपनी, उसी की ये यूनिट के रूप में स्थापित हुई थी पहले। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में है, और जो फाउंडर हैं वो कौन है, विजय शेखर शर्मा। पीएम मोदी ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी नौका का उद्घाटन किया। तो देखो ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है। फेरी मतलब नौका होता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल मतलब कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला सेल, सेल मतलब बैटरी। तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला नौका जो है, इसका उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। कहां पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में इन्होंने अभी वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया है। ये नौका जो होगी, ये 40 व्यक्तियों को ले जाने की क्षमता रखती है एक बार में, और ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। अगेन वही वाली बात जो शुरुआत में मैंने बताया, हाइड्रोजन फ्यूल की खास बात यह है कि ये जीरो नॉइस और जीरो कार्बन एमिशन वाला होता है, इसीलिए फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। तो ऐसे ही ये नौका भी होगी जो, इससे कोई आवाज नहीं निकलेगी और इससे कोई भी कार्बन का उत्सर्जन भी नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोग जो अपना टारगेट बनाए हैं कि 2070 तक हम लोग क्या हो जाएंगे, जीरो कार्बन एमिशन वाले हो जाएंगे, तो वो टारगेट अपना अचीव ऐसे ही तो होगा। धीरे धीरे एक एक चीज, एक एक सेक्टर में हम लोग एक एक सेगमेंट में जब आगे बढ़ेंगे तो उसके प्रति समझो प्रतिबद्धता हम लोग बढ़ा रहे हैं। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में वर्चुअली रूप से लॉन्च किया है किसने, पीएम मोदी जी ने। हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी, और ये तो यहाँ की हुई। दुनिया की पहली हाइड्रोजन नौका कौन लॉन्च किया, तो नॉर्वे अभी मैंने बताया। और पहली ट्रेन कौन लॉन्च किया, तो जर्मनी आप बताएंगे हाइड्रोजन से चलने वाली। अगला, हाल ही में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर खोजी गई समुद्री हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर एक नई प्रजाति खोजी गई है, किसकी, समुद्री हेड सील्ड की या कहे समुद्री स्लग की नई प्रजाति खोजी गई है, और इसका नाम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। तो द्रौपदी मुर्मू, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इनके नाम पर रखी गई है। ये समुद्री प्रजाति है, कुछ इस प्रकार से दिखती है, और इसको ये नया खोजा गया नई प्रजाति है, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर यह पाई गई है। तो अभी हाल ही में इसका नया नाम रखा गया है। नाम क्या रखा गया है, मेलानोक्लामिस द्रौपदी। तो ये द्रौपदी नाम द्रौपदी मुर्मू जी, अक्सर आप देखते हो कि जो महान महान साइंटिस्ट होते हैं,
महापुरुष होते हैं, उनके नाम पर किसी नई प्रजाति जो खोजी जाती है उनका नाम रखा जाता है, तो ऐसा सम्मान में रखा जाता है ना। यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर इनका नाम, इस प्रजाति का नाम रखा गया है। किसने खोजा है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे खोजा हुआ है। क्लियर है जी। पश्चिम बंगाल के दीघा और उड़ीसा के उदयपुर में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या कहें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा। निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी हैं। ये अभी कुछ महीनों पहले नियुक्त की गई थी, तो इसलिए इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे, ये नाम याद रखना। ठीक है जी। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की? तो कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी अभी हाल ही में प्रहलाद जोशी जी ने लॉन्च किया है, जो कि इस विभाग के मंत्री हैं। तो कोल लॉजिस्टिक देखिए प्लान एंड पॉलिसी, ये क्या करेगी? नाम से ही स्पष्ट है, कोल से रिलेटेड, कोल लॉजिस्टिक से रिलेटेड प्लानिंग और पॉलिसीज कुछ अपग्रेड होंगी। तो नई पॉलिसी, नई प्लानिंग इसके तहत आई हुई है। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य यही है कि देश भर में निर्बाध रूप से कोयले का परिवहन किया जाए और साथ ही साथ कोयला का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको और ज्यादा बढ़ावा मिले। एक स्मार्ट नाम से प्लेटफॉर्म भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर। देखो टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर आपको दी जा रही है वो पर डे एक टॉपिक को मैं कवर कराते चल रहा हूँ। आज का टॉपिक आपके लिए सूचकांक का होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करने देना दोस्त। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं पे करना है, ना लाइक करने में, ना सब्सक्राइब करने में, ना शेयर करने में, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखो इसके लिए तो मैं आपसे कोई चार्ज तो कर नहीं रहा हूँ, करंट अफेयर बिल्कुल फ्री में आपको मिल रहा है। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके या चैनल को सब्सक्राइब करके आप थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। चलिए कल मैं जो क्वेश्चन पूछा था उसको देख लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर आज की करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होगा आपका वो आपसे पूछा जाएगा। वर्तमान समय में निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो सैटर्न के हैं। ठीक है, शनि के। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष किया गया? 1960 किया गया। ये तो कल जो मैंने पूछा था उसके आंसर थे। आज आपको क्या बताने हैं? आज बताना है पुराने संसद भवन का निर्माण का नाम जो है इनमें से क्या रखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना पीएमजेएवाई योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? इसमें तो केवल सन दिया गया है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेट सहित बताइए, क्योंकि आजकल ना एग्जाम्स में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जा रहे हैं, वो डेट को भी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो डेट भी मैंने बताया था, ऐसा बात नहीं है कि मैंने नहीं बताया था, आप डेट बताइएगा जरूर कमेंट करके। ठीक है जी। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको वन लाइनर डेली भेजा जाता है रिविजन के लिए। साथ ही साथ कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले यहीं पर मिलता है आपको। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और क्विज भी कराई जाती है टेलीग्राम पर शाम को, तो आप क्विज में भी जरूर ज्वाइन हुई है। और हमारे ऐप पर, एमजेटी ऐप पर जा करके हमारे वीडियो कोर्सेज, क्विजेज, पीडीएफ सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।